हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो उम्मीद है आपने पिछले लेक्चर को बहुत बारीकी से शानदार तरीके से देखा होगा, है ना? जाना होगा। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, ठीक है? लेकिन आपने जरूर जाना होगा कि जॉन स्टॉक कंपनी क्या होती है, अस्तित्व कहाँ से जन्म हुआ, क्यों आया इंडिया में, कब पहली बार, है ना, जॉन स्टॉक कंपनी आई। उसके बाद सबसे खासम खास जो फीचर हमने जाना वो था सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है ना? उम्मीद है आपको पता लगा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं अलग, मेरी कंपनी अलग, हम दो जिस्म दो अलग जान की तरह जाने जाते हैं। ठीक है ना? यानी कि कंपनी वो सारे काम कर सकती है जो आप और मैं कर सकते हैं। ठीक है ना? सिवाय क्या छोड़कर? विवाह छोड़कर, सांस लेना छोड़कर और वोटिंग को छोड़कर। बाकी एक कंपनी वो सारे काम कर सकती है जो आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। जैसे हम असेट्स खरीद सकते हैं, कंपनी भी खरीद सकती है। आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी भी कर सकती है। राइट? आप और मैं असेट खरीदने के बाद अपने नाम से बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस ओपन कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं। कंपनी भी ऐसी अपने का नाम से बिजनेस ओपन कर सकती है, चला सकती है। आप और मैं बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, कंपनी भी खोल सकती है। तो ये सारे काम आप और मैं जो कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो सारे काम कंपनी कर सकती है। इसलिए उसको बोला गया सेपरेट लीगल एंटिटी। है कि नहीं बात? जो चिट्टी की तरह है, इंसान की तरह दिखता है, पर वो सांस नहीं लेता। उसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? ह्यूमंस के हाथ में होता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। फीचर्स भी आपको बहुत शानदार जानदार तरीके से समझ में आ चुके होंगे। और एक बेसिक सी बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूं और अब भी आप जान चुके हो, कंपनी को कैसे पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है कंपनी को? अगर मैं बोलूं, है ना, दिल थाम के इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर मैं बोलूं अंकुर एंड कंपनी, तो क्या ये कंपनी हुई कि नहीं हुई? सर बिल्कुल। इसका नाम क्या क्या लग रहा है? कंपनी। सर यस, आप आंसर लिखेंगे एग्जाम में। यस सर, यस सर, इट इज अ कंपनी। राइट? ठीक है सर, मजा ही आ गया। और अगर मैं बोलूं अंकुर लिमिटेड, अंकुर लिमिटेड, तो क्या ये कंपनी हुई कि नहीं हुई? सर लग तो रहा है कि ये भी कंपनी हो गई, क्योंकि अंकुर लिमिटेड, क्योंकि हम रिलायंस के बारे में देखते हैं, रिलायंस लिमिटेड, टाटा के बारे में देखते हैं, टाटा लिमिटेड, तो ये भी कंपनी है। यस सर, इट इज अ कंपनी। नलायको, अगर ये कंपनी तो फिर ये बताओ। नलायको, ये कंपनी नहीं है, लगा लो काटे। ठीक है? पहेली सॉल्व करने में आप हो गए फेल नलायको। अंकुर एंड कंपनी, नाम जरूर एंड कंपनी है, लेकिन काम वैसा नहीं है। कईयों के नाम कुछ और होते हैं लेकिन वो उसके जैसा काम नहीं होता। जैसे गुलाब जामुन, गुलाब जामुन में ना गुलाब होता है ना जामुन। है कि नहीं बात? राइट? ऐसे ही है, एंड कंपनी जरूर है गुलाब जामुन की तरह। तो गुलाब जामुन में ना गुलाब निकलता है ना जामुन निकलता है। ऐसी एंड कंपनी में एंड कंपनी जरूर है, पर ये कंपनी नहीं है। नलायको, ये क्या है? ये है पार्टनरशिप। याद रखना, ये बहुत ही खतरनाक बात है। ये है सर पार्टनरशिप। समझ चुके हैं सर? पार्टनरशिप को एक और तरीके से पहचाना जाता है। अगर मैं लिख दूं अंकुर एंड एसोसिएट्स, जो आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है अंकुर एंड एसोसिएट्स, तो नलायको ये भी क्या है? पार्टनरशिप है। कंपनी को सर कैसे पहचाना जाता है? सर आज बताइए तो, कंपनी को कैसे पहचाना जाता है? किसी भी नाम के पीछे अगर लिमिटेड वर्ड लग जाए, या किसी भी नाम के पीछे अंकुर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लग जाए, लिमिटेड वर्ड लग जाए या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लग जाए, तो वो कहलाया जाता है इट इज एन कंपनी। तो क्या कहला जाएगा? ये कंपनी कहलाएगी। तो नलायको फर्क पहचानो। ठीक है? जो दिखता है वो है नहीं। एंड कंपनी लिखा जरूर है पर ये कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है। किसी भी कंपनी को जानने के लिए, किसी भी कंपनी को पहचानने के लिए, उसका अस्तित्व जानने के लिए एक बहुत ही खास बात है, उसके नाम के पीछे क्या वर्ड लगाना मस्ट है। मस्ट, कंपलसरी है। क्या? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे। ठीक है? एक ज्ञान की बात, एक ज्ञान की बात जो बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं है। ठीक है ना? राइट? और टीचर भी छुपा जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन आपको पता होना चाहिए चाहे आपके लेवल की बात हो या ना हो। अगर एक फॉरेन कंपनी है और इंडिया में ऑपरेट करती है, सैमसंग, सैमसंग, ठीक है ना? राइट? सैमसंग या एप्पल, जब ये बाहर बनी, दोनों ही कंपनी अगर बाहर बनी, तो उनके आगे वर्ड लगता है सैमसंग इनकॉर्पोरेशन। क्या लगता है? इनकॉर्पोरेशन, आईएनसी। ठीक है ना? क्योंकि बाहर, इंडिया के बाहर जो भी कंपनी होती है उनके नाम के पीछे आईएनसी, इनकॉर्पोरेशन लगाना अनिवार्य होता है। लेकिन जब ये इंडिया में ऑपरेट करेंगी, जब ये इंडिया में ऑपरेट करेंगी, तो इनको अपने नाम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा?
लिमिटेड वर्ड जोड़ना पड़ेगा, लिमिटेड वर्ड जोड़ना पड़ेगा। अब मान लो लिखा है रिलायंस लिमिटेड, ठीक है ना, टाटा लिमिटेड, राइट, साथ साथ एप्पल लिमिटेड। तो ये कैसे पहचानूं कि इसका जन्म, सुनना ध्यान से, बहुत ही शानदार बात है, इसका जन्म, इस कंपनी का जन्म इंडिया में हुआ है या इंडिया के बाहर हुआ है? क्योंकि लिमिटेड वर्ड लग गया। खाली लिमिटेड वर्ड लगने से जो इनके बारे में जानकारी नहीं रखते, जैसे आप आज तक जानकारी नहीं रखते, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इंडियन है या बाहर है? इसका जन्म इंडिया में हुआ है या बाहर हुआ है? इसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है, इंडिया के बाहर हुआ है? ठीक है, तो इंडिया में जब भी कोई फॉरेन कंपनी, बहुत राज की बात है, सुनना ध्यान से, इंडिया में जब भी कोई फॉरेन कंपनी पैर फैलाती है, बिजनेस करती है, तो उसको अपने नाम के आगे इंडिया लगाना पड़ता है, यानी एप्पल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, सैमसंग इंडिया लिमिटेड। यानी कि अब मैं बहुत ही आसान तरीके से पहचान सकता हूं कौन सी कंपनी इंडिया में जन्म ली और कौन सी कंपनी इंडिया के बाहर। अगर सिर्फ वर्ड लिमिटेड लिखा है तो इसका मतलब ये इंडियन बॉन्ड कंपनी है, इसका इनकॉर्पोरेशन अस्तित्व इंडिया में आया। और अगर लिमिटेड से पहले इंडिया लिमिटेड लिखा है, यानी कि ये फॉरेन कंपनी है, इसका इनकॉर्पोरेशन, इसका जन्म, बहुत राज की बात है, ये इंडिया के बाहर हुआ है। तो मैंने बात ये पहचानेंगे, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जब भी कोई कंपनी होगी, लिमिटेड वर्ड लगाना अनिवार्य है, चाहे वो इंडिया की कंपनी हो, चाहे वो इंडिया के बाहर की कंपनी हो। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो भाई और बहनों, फीचर्स हम पढ़ चुके हैं, झटपट देख लेते हैं फायदे क्या है कंपनी बनाने के। सबसे पहला फायदा आप जानते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। पहले लेक्चर से आपको समझाता आ रहा हूं, यानी लायबिलिटी क्या लिखेंगे, यहां लिखोगे आप लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर को हम क्या बोल सकते हैं? मेंबर्स। लायबिलिटी ऑफ मेंबर यानी कि शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड, कितने हेड तक लिमिटेड होता है? अप टू द शेयर हेल्ड बाय देम, अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स, अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, हेल्ड बाय देम, राइट। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर हाँ, इसका मतलब क्या हुआ सर? तो नालायकों सुनो, इसका मतलब क्या है। मान लो मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर, ठीक है ना, तो अगर रिलायंस कंपनी बंद हो, ऐसा तो पैसे पॉसिबल नहीं है कि रिलायंस कंपनी बंद हो जाए, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, रिलायंस कंपनी बंद हो और मेरे पास रिलायंस के 1,00,000 रुपया के शेयर है, 1,00,000 रुपए के। तो रिलायंस कंपनी ये बोलेगी मुझे कॉल करके, भैया आपके 1,00,000 रुपए के शेयर है पर रिलायंस को नुकसान हुआ है 500 करोड़ रुपए का, 500 कलोल, तो 500 कलोल की भरपाई बड़ी मुश्किल हो रही है, 1,00,000 रुपया ही आपके हमारे पास जमा है, अपना घर बेच के पैसे दे दो। तो मैं दूंगा क्या? ना मुन्ना ना, मैं घर बेच के पैसा नहीं दूंगा। मैं पता क्या बोल दूंगा, मेरे 1,00,000 रुपए आपके पास है, मेरे पास तो आपके शेयर्स है और मैंने आपको 1,00,000 रुपए दे रखे हैं, मेरे 1,00,000 रुपए ही 500 रुपए के कर्जे के लिए, 500 रुपए की लायबिलिटी के लिए यूज कर लो, मुझे वापस मत दो, लेकिन मैं घर बेच के पैसा नहीं दूंगा। यानी कि मेरी लायबिलिटी कितनी होगी? मेरी लायबिलिटी होगी सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपए। आप मुझे 1,00,000 रुपए मत दो, अपने पास रख लो, लेकिन मैं घर नहीं बेचूंगा। इसे हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। डायलॉग आपको याद होगा, ठीक है। घर का फ्रिज, फर्नीचर, टीवी, बीवी के गहने, बच्चे की चांदी की चम्मच, बच्चे ना, बच्चे नहीं है कि नहीं बात, इनको बेचने की जरूरत नहीं है। दूसरा मजेदार फायदा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर मुझे जब भी, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ क्या लिखेंगे सर? यहाँ इंटरेस्ट का मतलब है नलायको शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी मुझे जब भी अपने शेयर्स बेचने होंगे तो बस याद रखना, मैं बहुत शॉर्टकट में शेयर बेच दूंगा। मेरे पास ऐप है जो आपके सामने है, दिख रही होगी आपको ऐप। सर ये ऐप है शेयर खान की, यानी कि ये मेरा मोबाइल वॉलेट की तरह ऐप है। इसके अंदर है ना, लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, फिलहाल आप देख लो, ठीक है ना, राइट। जो शेयर खान ये जो ऐप है आपकी, इसके अंदर मैं लॉगिन करूंगा, इसके अंदर मेरे शेयर्स पड़े हुए हैं, मैं जब चाहूं एक क्लिक में शेयर बेच सकता हूं, एक क्लिक से शेयर खरीद सकता हूं। दैट इज कॉल्ड माय मोबाइल वॉलेट ऐप फॉर द शेयर। इसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट मतलब जो फिजिकल फॉर्म में ना हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। बिल्कुल सेम पेटीएम वगैरह गूगल पे की तरह ही ये काम करता है। यानी आप बहुत भली बात जानते हैं, अगर मुझे पेटीएम से पैसे देने हैं, यार मान लो आपको मुझे फीस देनी है, तो पेटीएम से अगर आप मुझे फीस देंगे तो कैसे देंगे?
ठीक है ना। आपके वॉलेट में जो पैसे होंगे चले जाएंगे, फिजिकल फॉर्म में नहीं होते। ऐसे शेयर्स भी अब डीमैट फॉर्म में होते हैं, यानी कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होते। आप जस्ट अ क्लिक में शेयर बेच सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर। लेकिन ये फ्री ट्रांसफर शेयर किसके होते हैं सर? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, जो हम आगे पढ़ेंगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। ठीक है ना। अगली बात, अगली बहुत ही खतरनाक बात, क्या गाना गाएंगे? हम रहे ना रहे, रहेंगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां। भैया हम रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, कंपनी सदा जिंदा रहेगी जब तक कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली उसको बंद करने की नौबत ना जाए। कंपनी ने बहुत बड़े पाप ना कर दिया हो, बहुत बड़ा फ्रॉड ना कर दिया हो, सत्यम की तरह, है ना। राइट, गूगल पे डालेंगे सत्यम की केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा सत्यम ने कितना बड़ा फ्रॉड किया था कि कंपनी को बंद करने की नौबत आई। तो बंद करने को कानूनी भाषा में बोलते हैं लिक्विडेट। ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं होता, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होता है कि कंपनी को बंद करने की नौबत आ जाए। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस खड़ी करी, धीरू भाई अंबानी चले गए, लेकिन मुकेश अंबानी चला रहे हैं, है ना। कुछ सालों के बाद मुकेश अंबानी चले जाएंगे तो उनके बेटे चलाएंगे, या कोई ना कोई कंपनी का डायरेक्टर या शेयर होल्डर चलाते रहेंगे। ऐसी टाटा, है ना, रतन टाटा जी के पिताजी ने कंपनी, है ना, जमशेद जी टाटा ने शुरू करी, वो भी चले गए, उनके पिताजी भी चले गए, रतन टाटा भी अब है, तो वो कंपनी चला रहे हैं। यानी कि कंपनी का किसी के मरने और जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा जिंदा रहेगी, परपेचुअल सक्सेशन चलता रहेगा। इट डज नॉट इफेक्टेड बाय डेथ, इंसेनिटी, इंसॉल्वेंसी। किसी के मरने से, किसी के पागल होने से, दिमाग में केमिकल लोचा हो गया, मुन्ना भाई बन गए आप, गांधी जी दिख रहे हैं आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को। इंसॉल्वेंसी, आपने अगर एक पिक्चर देखी होगी शिवाजी द बॉस, ठीक है, शिवाजी द बॉस, रजनीकांत की पिक्चर आई थी शिवाजी द बॉस, उसमें अगर आप देखेंगे तो रजनीकांत इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, कोर्ट में फैसला आता है कि आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अगर कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? शिवाजी द बॉस इंसॉल्वेंट हो गए तो अगर उनकी कोई कंपनी है तो वो बंद नहीं होगी। किसी शेयर होल्डर के इंसॉल्वेंट होने से कंपनी बंद नहीं हुआ करती। तो मेंबर आए जाए, हम रहे ना रहे, रहेंगी सदा कंपनी की दास्तां। ठीक है, तो उम्मीद है बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगला देखो, बहुत ही शानदार मैटर, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। एक बात देखो, जब हम कंपनी खोलते हैं, ठीक है, तो मैं कितने मेंबर्स, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं पब्लिक कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे तो पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स हो सकते हैं, यानी शेयर होल्डर जो हो सकते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। यानी कि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, जी भर के, पेट भर के पैसा इकट्ठा कीजिए आप। ठीक है ना, 1, 2, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़, पूरी दुनिया से पैसा मांग सकते हैं। पूरी दुनिया में 650 करोड़ लोग रहते हैं, तो पूरी दुनिया से 650 करोड़ लोगों से आप पैसा मांग सकते हैं। पूरी दुनिया में हर एक आदमी आप तक इन्वेस्ट कर सकता है, यही कंपनी का फायदा। तो ग्लोबल जमाना है, आप कहीं से भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि आप कहीं से भी जब पैसा इकट्ठा करेंगे तो ह्यूज अमाउंट आपके पास कलेक्ट होगा। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर है, यहां लिख लेंगे सर, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर किसमें होते हैं सर? पब्लिक कंपनी में होते हैं, पब्लिक कंपनी में होते हैं, जो मैंने आपसे भी ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, बस वो रेडी टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आप वो बिल्कुल तैयार होने चाहिए आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, इजी ट्रांसलेट एंड चेंज ऑफ ह्यूज रिटर्न, ट्रांसफर यानी आप शेयर को आसानी से बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, और आपको रिटर्न भी बढ़िया मिलेगा। रिटर्न में क्या मिलेगा सर हमें? रिटर्न में मिलेगा नालायक को डिविडेंड, यानी जब हम शेयर खरीदते हैं तो शेयर के बदले हमें डिविडेंड मिलता है कंपनी से। और इतना सारा पैसा जब इकट्ठा हो ही चुका है भैया, इतना सारा पैसा इकट्ठा हो चुका है, तो मुझे ये बताओ मैनेजमेंट यानी कंपनी को संभालने के लिए कोई टुच्चे मुच्चे लोगों की जरूरत पड़ेगी? फिर तो भैया कंपनी को संभालने के लिए प्रोफेशनल लोग आएंगे। कैसे? अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करें, है ना, आप 12 के बाद सीए कोर्स कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट देखना है, ठीक है, तो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से आप लोगों को हायर करें। और अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है, तो आप IIT से आप, है ना, लोगों को हायर करें। तीनों ही अपने अपने फील्ड के इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, टॉप के लोग वहां से निकलते हैं। यानी अगर आपका इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है, लोग आप पे भरोसा करते हैं कि हाँ भाई आप बढ़िया कंपनी चलाएंगे,
तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज में जाकर कैंपस इंटरव्यू लेकर, जैसे थ्री डेट में कैंपस इंटरव्यू लिया था, वो इन पे आता है, ठीक है ना, हम आपको हायर कर लेंगे, पर एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। सर वो नहीं हो पाएगा, बड़ी मुश्किल से है, चलिए डिस्कस कर लें, है ना, वही वाली बात है। टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन से आप हायर करेंगे अपने एम्प्लॉयज को, तो आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी, प्रोफेशनली वो मैनेज होगी, प्रोफेशनल लोगों को आप हायर कर सकते हो जो हाईली क्वालिफाइड और एक्सपर्ट होंगे इन डिफरेंट एरिया। डिफरेंट एरिया मैंने आपको बता दिया, फाइनेंस के लिए सीए, मैनेजमेंट के लिए आईएम और सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए आईआईटी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी सर। ये थे हमारे बहुत ही शानदार जानदार मेरिट्स। अब देखो भैया दुनिया में ठीक है, अच्छाइयां हैं तो इंसान के अंदर बुराइयां भी होती ही है। ऐसी कंपनी में अच्छाइयां तो बहुत सारी हैं, लेकिन भैया कुछ बुराइयां भी हैं, राइट। तो सबसे पहली बुराई, सबसे पहली लिमिटेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी कि इतनी फॉर्मेलिटी है, इतनी फॉर्मेलिटी, हालांकि आजकल तो फॉर्मेलिटी ये सारी ऑनलाइन है, ठीक है ना, आप सी ऑफिस में काम करवाते हैं, सी से फॉर्मेलिटी करवाते हैं, लेकिन बहुत फॉर्मेलिटी है, ठीक है। पहले डॉक्यूमेंट्स देंगे आप, नाम सोचेंगे कंपनी का, फिर आर्टिकल आगे पढ़ेंगे आप, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देंगे जो कंपनीज के लॉज और कंपनी के डीलिंग के बारे में बात करते हैं। फिर भैया आरओसी से परमिशन आएगी, फिर आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेंगे, मतलब दुनिया भर की फॉर्मेलिटी है। फिर साल के अंदर, है ना, या हर साल के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी फॉर्मेलिटीज है, दुनिया भर की फॉर्मेलिटी। अगर आप कंपेयर करें इसे पार्टनरशिप से, तो पार्टनरशिप में लीगल फॉर्मेलिटीज थी नहीं, बल्कि पार्टनरशिप तो ये तक बोलता था कि देयर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई साहब रजिस्ट्रेशन कराने तक की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन भैया मैंडेटरी है, कंपलसरी है, जरूरी है, मस्ट है, राइट। तो इसमें टाइम बहुत लग जाता है, ये खर्चीला भी बहुत है भैया, पैसा बहुत खर्च होगा, पैसा पैसा करती है, पैसा पे क्यों मरते हैं, ठीक है। तो पैसा बहुत लगेगा भाई, कंपनी को ये की जेब से पैसा खर्च होगा। लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी पड़ती है, पार्टनरशिप में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ती। तो पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप का ये मेरिट है और कंपनी का ये डीमेरिट है। अगला पार्टनरशिप का मेरिट याद हो तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप का एक और मेरिट था सर सीक्रेसी, है ना। सीक्रेसी सिर्फ अपने अपने चंद लोगों के पास रहती, जितने पार्टनर उतने पास ही रहते, लेकिन अगर आप कंपनी में देखेंगे तो भैया अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। तो भैया सीक्रेसी तो सब में है ना, ढिंडोरा पीट के, जैसे पुराने जमाने में था ना, सुनो सुनो सुनो, राजा ने कहा है इतने बजे पहुंच जाना काली घाटी के पीछे, ठीक है। तो भैया काली घाटी के पीछे सबको पता लग जाएगी बात। तो बहुत ही डिफिकल्ट है क्या करना, सीक्रेसी मेंटेन करना, ठीक है, पब्लिक कंपनी में, स्पेशली किसे, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में तो कितने लोग होते हैं सर, पब्लिक कंपनी में तो इनफाइनाइट लोग हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट लोगों को पता लग जाएगी, यानी कि सबको पता लगा है, सबको पता लग ही जाना है कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और इन्हें प्रिंट करना, इन्हें न्यूज़पेपर में प्रिंट करना तो जरूरी होता, बल्कि पता कितना, क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने की बैलेंस शीट पीएनएल प्रिंट होने चाहिए न्यूज़पेपर में, ये कंपनी लॉ में लिखा है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हर तिमाही हर क्वार्टरली पीएनएल और बैलेंस शीट प्रिंट करनी पड़ती है। तो साल में 4 तो यही हो गई, तो सबको सीक्रेट पता लग जाएगा भैया इनके यहाँ क्या काम चलता है और कैसे चलता है, सीक्रेट कोई छुपा नहीं सकता, ठीक है। वो राज ही क्या जो राज रह जाए, है कि नहीं बात, राज तो वो होता है जो बेपर्दा हो जाए, पर्दा है पर्दा, है ना, तो पर्दा नशी को बेपर्दा कर दे, यही राज की बात है। लैक ऑफ मोटिवेशन, अब सुनना ये बड़ी मजेदार बात है, लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों सर, क्यों क्यों मोटिवेशन की कमी रहती है भैया, वो इसलिए, अब एक बात देखो, जब कंपनी नई नई खुलती है तो कंपनी में तो पैसा लगाने वाले अलग लोग होते हैं। मैंने कंपनी में पैसा लगा दिया तो मैं कौन हो गया भैया, मैं तो हो गया कंपनी का शेयर होल्डर, ठीक है, मैं कौन हूँ, शेयर होल्डर। लेकिन भैया मैं तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैंने तो अपने रिलायंस के शेयर रखे हैं, इंडियन ऑयल कंपनी के शेयर रखे हैं, जैसे मैंने अपने वॉलेट दिखाया, तो मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भैया मैंने पैसा लगा दिया, इस पे अच्छा रिटर्न चाहिए मुझे, तो अच्छा डिविडेंड चाहिए, और साथ के साथ शेयर के दाम भी आसमान की तरफ बढ़ने चाहिए। अब पैसा किसको लगाया, पैसा लगा के मैंने किसको दे दिया, मुकेश अंबानी जी को। तो मुकेश अंबानी है, रिलायंस के शेयर रखे, तो अंबानी जी, ठीक है, अंबानी जी उसके डायरेक्टर है। अब डायरेक्टर का तो पैसा नहीं लगाओ,
डायरेक्टर तो क्या करता है, डायरेक्टर तो कंपनी सिर्फ चलाता है, चालक है वो, चालक। ठीक है ना। जैसे भैया तीन भगवान है ना हमारे प्रभु, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, विष्णु जी चालक हैं, और महेश यानी कि भगवान शिव डिस्ट्रॉयर है। तो भैया चलाते हैं, डायरेक्टर क्या है, चालक है, विष्णु जी का रोल निभाते हैं, डायरेक्टर चालक है। अब डायरेक्टर कंपनी चलाता है, बिजनेस करता है। अब देखो, अब डायरेक्टर अगर चला रहा है तो मुकेश अंबानी जो भी बिजनेस में डीलिंग कर रहे हैं उससे तो हमें फायदा होना चाहिए भैया, डिविडेंड ज्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट आएगा तो डिविडेंड बढ़ेगा, शेयर के दाम बढ़ने चाहिए। मोटिवेशन मुकेश अंबानी को आ रहा है, मुकेश अंबानी को मोटिवेशन लेस कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी कह रहा है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मिल क्या रहा है, क्या मिल रहा है मुझे, क्या मिल रहा है भाई, और मेरा क्या मिल रहा है मुझे, मैं आंसू निकल गया मेरे, क्या मिल रहा है मुझे, सिर्फ तुच्छ सी सैलरी, टुच्ची मुच्ची सैलरी। वो कह रहे हैं मुझे तो 10 करोड़ रुपए है ना पर महीना की सैलरी चाहिए। तो इतने पैसे तो कमाए कंपनी, तभी तो आपको सैलरी देगी। वो कह रहे मार्क जुबर्ग से कंपेयर करेंगे जी हमसे। मार्क जुबर्ग की सैलरी आपको पता कितनी है? 1700 करोड़ रुपए पर एनम। सोचो, 1700 करोड़ रुपए पर एनम, यानी मोटी मोटी अगर बात करें तो 150 करोड़ रुपए पर महीना। वो कह रहे हैं मुझे भी इतनी सैलरी चाहिए। अब इतनी सैलरी होगी तो मैं लाया काम करूंगा। तो भैया एक बात बताओ, इतनी सैलरी कैसे देगा, कंपनी नहीं खुली है। तो जब कंपनी नहीं खुलती है ना मोस्टली, तो मोटिवेशन क्यों कम होता है? क्योंकि ओनरशिप तो अलग है जिन्होंने पैसा लगाया है ना, कंट्रोल तो उनके पास जिन्होंने पैसा लगाया, लेकिन जो कंपनी को चला रहे हैं उनको सैलरी बढ़िया नहीं मिलती। ठीक है, तो उनके अंदर मोटिवेशन कम रहता है कि भाई हम चला भी रहे हैं कंपनी को, हम कंपनी ग्रोथ भी कर रहे हैं, हमें सैलरी बढ़िया नहीं मिल रही, मजा नहीं आ रहा भाई। ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिंक नहीं हो पाता, देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द एफर्ट एंड रिवॉर्ड। एफर्ट मुकेश अंबानी ज्यादा कर रहे हैं, रिवॉर्ड उन्हें कम मिल रहा है, इसलिए लोग पर्सनल इंटरेस्ट कम लेते हैं कंपनी चलाने में। ठीक है, तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि हम शेयर होल्डरों के पैसा लगा रहे हैं, और जिस कंपनी पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी के डायरेक्टर इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि उन्हें लगता है सैलरी कम मिल रही है। तो भैया हमारा पैसा डूब जाएगा भाई, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे कैसे चलेगा। सर बात समझ में आ चुकी है। तो एक ये डिमेरिट हो जाता है। और अगला देखो, अब कंपनी में आपने बताइए कितनी फॉर्मेलिटी हुई कंपनी में, है कि नहीं बात, दुनिया भर की फॉर्मेलिटी है। तो डिसीजन मेकिंग बहुत डिले है। अब बताता हूँ डिसीजन मेकिंग कैसे डिले है। अगर कंपनी में अज्यूम करता हूँ, तो बहुत करोड़ों शेयर होते हैं रिलायंस में, तो करोड़ों शेयर होल्डर है। मान लो रिलायंस में 1 करोड़ शेयर होल्डर्स हैं। अब एक डिसीजन लेना है। ठीक है, मुकेश अंबानी कह रहे हैं भाई साहब हम पाकिस्तान में भी जियो खोलेंगे, और जियो दन दनादन, और जियो दन दनादन, ऐसे डांस करेंगे पाकिस्तान में भी। कुछ लोग कह रहे हैं भैया इंडिया से कम कमा रहे हो जो पाकिस्तान में जियो खोल लोगे जाके। ठीक है, जियो पाकिस्तान में नहीं खुलेगा। मुकेश अंबानी ने बोला भैया देखो दिल अपनी जगह है ना, और दिल में तीर घुसेगा वो अपनी जगह है। यानी कि दिल अपनी जगह है और कंपनी के डिसीजन अपनी जगह है, दिल से बात नहीं होगी, यहाँ दिमाग चलाना पड़ेगा। और कंपनी उन्होंने बोलते दिमाग का मतलब है वोटिंग, वोट करनी पड़ेगी। अब इस मुद्दे को पहले तो डायरेक्टर आपस में है ना सुलझाएंगे, क्या पाकिस्तान में जियो खोलने का मुद्दा सही है, कई लोग भड़क तो नहीं जाएंगे, कई लोग ये तो नहीं बोलेंगे, वो तो नहीं बोलेंगे, कहीं कंपनी से पैसे निकाल लेंगे। भैया देखो बिजनेस तो बिजनेस है, हम मुद्दे को शेयर होल्डर के आगे रखेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर मालिक होते हैं वोटिंग में। अब मेरे पास रिलायंस के शेयर है, मैं पहुंच गया शेयर होल्डर मीटिंग में, जिसे बोलते हैं एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग। और अगर कोई इमरजेंसी वाली बात है, बहुत इमरजेंसी है, तो हम एक मीटिंग बुलाते हैं, उसे बोलते हैं ईजीएम, इमरजेंसी जनरल मीटिंग। इसकी जगह बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को इमरजेंसी जनरल मीटिंग की तरह ही लिया जाता है। अब मान लो एजीएम हुआ, अब ये वोट है बहुत खास मुद्दे वाली, तो जो तुच्छ मुच्छ मुद्दे होते हैं उनमें तो 50% वोटिंग दे दी जाती है कि भाई ज्यादा मोर देन 51% लोग हो जाए। यानी कि 1 करोड़ अगर शेयर होल्डर है तो 50 लाख एक शेयर होल्डर ने अगर वोट कर दिया तो वो मुद्दा पास हो जाएगा। लेकिन भैया पाकिस्तान में जियो दन दनादन करना है तो ये बहुत ही खास मुद्दा हो गया, इसके लिए चाहिए होती है 75% वोटिंग। यानी 1 करोड़ में से 75 लाख लोग या उससे ज्यादा इस फेवर में यस कर दें कि हाँ भाई पाकिस्तान में क्या खुलेगा, पाकिस्तान में आप जियो खोलेंगे, उस फेवर में यस कर दें, तो 75% यानी 75 लाख लोगों से वोट इकट्ठा करना है। और कोई नॉर्मल मुद्दा है तो 50 लाख से ज्यादा लोगों से वोट इकट्ठा करना है। तो भाई 50 लाख वोट इकट्ठी करनी, 75 लाख वोट इकट्ठी करनी कोई आसान बात है? इतने लोगों को बोलोगे, फिर वो क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, फिर वो वोटिंग करेंगे, फिर उस पर झगड़ा होएगा, है कि नहीं बात, ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, फिर पहले डायरेक्टर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसको फॉर्मलाइज किया जाएगा।
तो भैया इसमें बड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना, क्या लगता है, टाइम, इसलिए बोला गया लैक ऑफ सॉरी डिले इन डिसीजन मेकिंग। रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी डू नॉट प्रोड्यूस क्विक डिसीजन, ठीक है, इसकी वजह से बहुत जल्दी डिसीजन नहीं हो पाते। लिटिल स्कोप ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव, पर्सनल लेवल पे आप कुछ नहीं कर सकते, भाई ये काम बहुत सही है, ठीक है ना, कर लो। मुकेश अंबानी कह रहे हैं ये काम बहुत सही है, कर लो, तो हम पर्सनल लेवल से उनकी बात नहीं सुनेंगे, हम तो भैया अपना वोट करेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। फिर एक वर्ड आया सर, रेड टेपिज्म, क्या है रेड टेपिज्म, सुना 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 लग रहा है, बड़ा टेक्निकल सा वर्ड है सर। रेड टेपिज्म का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए एक्सेसिव कंट्रोल, क्या लिखोगे, एक्सेस कंट्रोल लगा देना, है ना, या एक्सेस रूल्स लगाना, एक्सेस कंट्रोल और एक्सेस रूल्स फॉर सम डिसीजन, किसी डिसीजन को लेने के लिए एक्सेस कंट्रोल या एक्सेस रूल लगाने को ही बोला जाता है रेड टेपिज्म। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो क्या हुआ, डिले हुआ डिसीजन में बहुत ज्यादा, तो समझ चुके होंगे वोटिंग करके ही डिसीजन होता है, और वोटिंग एक लेट प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीजें उसमें फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं सर, है ना। जैसे छोटी सी फॉर्मेलिटी बताता हूँ, जब आप कभी पढ़ोगे लॉ, सीए वगैरह करोगे, लॉ पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगी बात कि वोटिंग के लिए भी पहले 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है, 21 दिन का नोटिस, यानी कि अगर मैं 1 जनवरी को शेयर होल्डर को चिट्ठी भेजता हूं, तो शेयर होल्डर 21 जनवरी के बाद, है ना, डिसाइड करेगा कि मेरे को वोटिंग करानी है या नहीं करानी है, मुझे जाना है नहीं जाना है, 21 दिन सोचने का मौका मिलेगा। यानी चिट्ठी भेजने के बाद 21 दिन के, चिट्ठी भेज के 21 दिन के बाद ही आप क्या करेंगे, वोटिंग कराएंगे। तो 21 दिन का, 22 दिन का, 23 दिन का डिले तो वैसे ही हो गया। यानी कि अगर मैंने 1 तारीख को आपको चिट्ठी भेजी है और मैं रिलायंस कंपनी का सीए हूं, तो मैं अपनी कंपनी की वोटिंग, है ना, 21 जनवरी के बाद ही करा पाऊंगा। नोटिस में लिखा होगा भैया 25 तारीख को आ जाना, 28 तारीख को आ जाना, ठीक है ना, डिले हो गया। अगला देखो, अगला क्या लिखा है सर, अगली बड़ी खतरनाक बात लिखी है, ओलिगार्किक मैनेजमेंट, ओलिगार्किक मैनेजमेंट, ग्रैकिक, सर ये ओलिगार्किक का मतलब क्या होता है, ओलिगार्किक का मतलब लिखो साथ के साथ, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ही छोटे लोग, यानी कुछ, है ना, गठबंधन करके बैठे हैं 2-4 लोग ही, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ छोटे लोगों का पूरा कंट्रोल रहता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और ये बात बिल्कुल सही भी है यार। एक बात देखो, अगर हम रिलायंस की बात करें तो 2-4 लोग ही हैं, हम देखते हैं मुकेश अंबानी सारे डिसीजन ले रहे होते हैं। अगर मुकेश अंबानी आगे कल को तुमसे बोल दें या मुझसे बोल दें कि अंकुर सर एक काम करते हैं, ठीक है, चलो पाकिस्तान का अलग मुद्दा हो गया, कश्मीर में खोलते हैं जियो दंदनादन, बोलो ओके है, कश्मीर में क्या दिक्कत है, अपना देश है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको हाँ कर दूंगा, सर ठीक है बिल्कुल बढ़िया बात है, कश्मीर में जियो दंदनादन खोलेंगे, तो मैं उनको मना कर दूंगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, एक मेंटल प्रेशर होता है, एक, है ना, स्टेटस प्रेशर भी होता है, यार वो कंपनी भी इतनी बड़ी कंपनी को चला रहे हैं, तो उनकी बात सही होगी, सोच समझ कर डिसीजन लिया होगा। जैसे सबसे बड़ी डील जो हुई, मैंने आपको बताया सबसे बड़ी डील हुई किसकी, रिलायंस जियो और फेसबुक की। अब ये जो डील हुई, 2 ही इंसान शामिल थे भैया, मुकेश अंबानी जी और मार्क यूबर्ग जी, ठीक है। रिलायंस ने फेसबुक को जियो के 99.99% शेयर्स, इक्विटी शेयर्स दे दिए। फेसबुक ने रिलायंस को इसके बदले दिए 43,000 करोड़ रुपए। सोच सकते हो 43,000 करोड़, मतलब इतने करोड़ रुपए हो गए कि कैलकुलेटर में जीरो डालोगे तो जीरो छल के बाहर गिर जाएंगे, ठीक है, समझ में ना बात, इतने करोड़ रुपए दे दिए। अब ये डिसीजन देखा जाए तो मेन स्पीच भी मुकेश अंबानी जी ने दी, डील भी मुकेश अंबानी जी ने करी। तो मुकेश अंबानी जी कह रहे हैं भैया ये डील होके रहेगी, किसी भी हालत में डील होके रहेगी, कोई भी आ जाओ मेरे सामने। तो भैया एक बार देखा जाए तो उनका इतना इन्फ्लुएंस है एयरलाइंस में, इतना पावर है, इन्फ्लुएंस है कि भाई आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, आप उनको टाल नहीं सकते। ऐसी जब मार्क जुबर्ग ने बोला होगा यूएस में कि कोई मेरे बीच में नहीं आएगा, सबको यस ही बोलना है जब हम मीटिंग करेंगे, ठीक है ना, तो उनकी इतनी ऑरा है, इतनी पावर है, इतना इन्फ्लुएंस है फेसबुक पर कि उनकी बात कोई टालता नहीं है। तो कई बार इस पोजीशन पे बात आ जाती है, कुछ ही लोग मिलकर कंपनी को चला रहे होते हैं, बाकी तो उनकी बातों को सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं, इसे बोलिए डिमेरिट होता है कि छोटे मोटे लोग, यानी कि
मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, उनके बच्चे ही या दो चार लोग ही उनके जानने वाले हैं जो पूरा कंट्रोल रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इसे बोलते हैं ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ये एक कमी है कंपनी के अंदर, हम सबकी नहीं सुनते, हम अपनी ही चलाना चाहते हैं। तो कंपनी सेड टू बी डेमोक्रेटिकली मैनेज, बट डेमोक्रेटिकली दिखता तो है वोटिंग होगी, लेकिन एक्चुअली मैनेज बाय द फ्यू पीपल। वो चलाते कुछ ही लोग और माननी पड़ती है। और वो लोग कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी है ना, और फेसबुक के केस में देखो तो मार्क जुकरबर्ग। तो ये इनके दिमाग में जो बातें होती है ना, वो मतलब हाई लेवल की होती है और लगता है कि भाई ये सही कह रहे होंगे। कई बार उनमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी छुपा होता है, और वो किसका इंटरेस्ट इग्नोर कर देते हैं? दे आर इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। समझ चुके हैं? मजा आ चुका है। तो ये थे कंपनी के लिमिटेशंस, आपको याद हुए होंगे। और एक बहुत ही शानदार जानदार सत्संग की बात लिखी है कि सफर द पेन ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है ना? राइट। डिसिप्लिन का दर्द झेल लो या फिर रिग्रेट का दर्द झेलना पड़ेगा। या तो डिसिप्लिन से काम कर लो, फिक्स एक शेड्यूल बना लो, पढ़ना है इतने समय से, उठना है इतने समय से, पढ़ना है, मोबाइल फेंक के मारना है दीवार पर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब रिजल्ट आएगा ना, तो फिर अफसोस, रिग्रेट, अफसोस, है ना, एक अफसोस ही रह जाता है जिंदगी में। ठीक है कि यार काश, हम हमेशा एक ही चीज पर डिस्कशन करते हैं, एक ही चीज बात को मैं बच्चों को समझाता हूँ, हम अपनी जिंदगी में ये शब्द क्यों लाते हैं, काश मैंने ये कर लिया होता। 10th के बाद बहुत सारे बच्चे, हो सकता है आप भी यही सोच रहे हो, यार काश मैंने थोड़ा पढ़ लिया होता ना तो मेरी अच्छी, है ना, रैंक आ गई होती या नंबर आ गए होते, है ना। राइट। आपको पता ही है, लोग बाग तो तैयार बैठे हैं इंसल्ट करने के लिए, चाहे वो रिलेटिव्स हो चाहे आपके आस पड़ोस के हो। जैसे रिजल्ट आएगा आपसे पूछ लेंगे आपका रिजल्ट क्या, अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो बोलेंगे यार तो ऐसी। ठीक है ना। आपकी पहचान आपका एग्जाम्पल है, आप कैसी पहचान लेके आते हैं वही आपका एग्जाम्पल बनेगा। ये समझ लो आप समाज के लिए एग्जाम्पल है, मैं समाज के लिए एग्जाम्पल हूँ। आप एग्जाम्पल अच्छे हैं बुरे हैं ये आपको डिसाइड करना है। यू आर एन एग्जाम्पल। कल को जब रिजल्ट आएगा ना 11th का या 12th का, बोर्ड का स्पेशली, तो बस आप एग्जाम्पल बनेंगे कई रिलेटिव्स के यहाँ और कई कई गली मोहल्लों में। उसको देखा उसने ऐसे किया था, उसको देखा उसने ऐसे किया, और आपको एग्जाम्पल दे कह रहे उसके साथ मत रहे यार, वो क्या कहते हैं सही इंसान नहीं है, वो पढ़े लिखे में उसका दिमाग नहीं, वो थोड़ी उल्टे सीधे काम करता रहता। तो आपको कैसे एग्जाम्पल बनना है? हमें पहले वाला एग्जाम्पल बना, उसको देखा वो कितना पढ़ता था, टॉप रैंक किया, उसने इंटरव्यू आया उसका न्यूज़पेपर में। तो कैसे? डिसिप्लिन। ठीक है ना। डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा, सक्सेस पाने के लिए डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। यही आपके पास 4-5 साल है। इन 4 या 5 साल में आपने जो कर लिया वो आगे 50 साल के जीवन को डिसाइड कर देगा। दिस 5 ईयर विल लिव योर नेक्स्ट 50 ईयर्स। 5 साल में जबरदस्त मेहनत कर ली, टॉप मोस्ट पोजीशन हासिल कर ली, तो 50 साल मजे ही मजे में गुजरेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगी, घर वाले भी सुपर डुपर जिंदगी जिएंगे। 5 साल बेकार हो गए ना तो खुद के बेकार हो जाएंगे, आगे आने वाली पूरी 50 साल की जिंदगी बेकार हो जाएगी, माँ बाप के सपने बेकार हो जाएंगे, माँ बाप के सारे अरमान चकनाचूर हो जाएंगे, उनकी लाइफ भी आप बेकार कर देंगे कि भाई हमने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट किया, रिटर्न इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं आया। डिसिप्लिन लाइए, अफसोस की नौबत मत आने दीजिए। इसलिए ही ये कहावत लिखी है आपके लिए, या तो डिसिप्लिन का दर्द झेल लो या फिर दर्द झेलना पड़ेगा रिग्रेट का, अफसोस का। सर बात समझ में आ चुकी है? आज आपने जो बोला है दिल पे लगी है बात। तो सत्संग समाप्त करते हैं। याद रखना सत्संग का असर खत्म नहीं होना चाहिए दिल के अंदर से। ठीक है सर अब आती है बात इसी जोश के साथ, इसी उम्मीद के साथ, सर कितने तरह की कंपनी होती है? कंपनी तो नालायकों बहुत तरह की होती है, लेकिन हमारे कोर्स में पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और एक ओपीसी कंपनी, चिंता मत करो बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट पब्लिक और प्राइवेट पे। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें किसकी, पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, मुद्दे की बात है सब प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन समझिए, पब्लिक कंपनी की ऑटोमेटिक हो गई। प्राइवेट कंपनी, सबसे पहली बात, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच डज नॉट बोल रहा हूं, नॉट विच डज नॉट टेक डिपॉजिट्स यानी कि पैसा, विच डज नॉट टेक डिपॉजिट यानी कि पैसा फ्रॉम जनरल पब्लिक, फ्रॉम पब्लिक,
पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती, जनता के आगे हाथ नहीं फैला सकती, मुझे इतने रुपए दे दो मैं कंपनी खोलना चाहता हूं। यानी कि प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपने रिश्तेदारों से और आसपास के लोगों से ही पैसा मांग सकती है, यानी कि इट डज नॉट टेक, है ना, अमाउंट फ्रॉम जनता, जनता से पैसा नहीं मांग सकते आप। ठीक है, यानी अगर मुझे प्राइवेट कंपनी खोलनी है, अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, जैसे मैंने बताया, तो मैं क्या करूंगा, अपने घर वालों से, दोस्तों यारों से पैसा दे सकता हूँ, जनता से पैसा नहीं मांग सकता, उन्हें प्रोस्पेक्टस, है ना, या उन्हें लालच नहीं दे सकता, मेरी कंपनी में आओ, मैं इन्वेस्ट करो और मैं तुम्हें बहुत बढ़िया डिविडेंड दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। राइट, समझ ना बात। तो जनरल पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते आप, शेयर आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, और सबसे खतरनाक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग है, मैक्स बोल रहा हूं, मैक्स, मैक्सिमम शेयर होल्डर, ठीक है जी बात, मैक्सिमम शेयर होल्डर हो सकते हैं 200। सर 200? हाँ, यानी कि जैसे पार्टनरशिप में आपने पढ़ा था ना, पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं 50, ऐसे प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम हो सकते हैं 200। पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड है, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड है, लेकिन किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सर प्राइवेट कंपनी की, 200। लेकिन इसमें बहुत जबरदस्त राज की बात छिपी है, 200 में से, 200 में आप किनको नहीं गिनेंगे, तो लिखना बहुत ही खतरनाक बात रेड पेन से, नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय, कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं, रोजगार कर रहे हैं, नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय हैविंग शेयर्स, उनको नहीं गिनना है जो कंपनी के शेयर तो लिए बैठे हैं पर वो कंपनी के एम्प्लॉय हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पापा एक कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी ने कहा भैया तुम जॉब करते हो, दिवाली के टाइम पे हम तुम्हें कुछ शेयर दे देते हैं। तो जिस कंपनी में जॉब करते थे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, तो पापा हो गए उस कंपनी के एम्प्लॉय। ठीक है, वहां पे वो रोजगार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में है, जैसे पहले चैप्टर में पढ़ा। अब जॉब करते हुए उनके पास क्या शेयर्स हैं, तो क्योंकि वो शेयर्स और जॉब, ये दोनों बातें अगर एक साथ आ रही हैं, जॉब प्लस शेयर्स, जॉब प्लस शेयर्स, तो वो इन 200 लोगों में इकट्ठा नहीं की जाएंगे, 200 लोगों में इकट्ठा नहीं की जाएंगे। एक जबरदस्त एग्जांपल दो, मजा आ जाएगा, तुम लोटपोट हो जाओगे। कैसे सर, एक कंपनी है, ठीक है, ये बात हमने तो समझ ली, एक कंपनी है और उसका नाम है अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, बात समझ आ गया, अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, उसके 500 शेयर होल्डर्स हैं। कितने शेयर होल्डर हैं, 500 शेयर होल्डर। अब सवाल पूछा गया, क्या वैलिड कंपनी है, क्या वैलिड प्राइवेट कंपनी है, इट इज अ वैलिड प्राइवेट कंपनी। तो आप क्या आंसर देंगे, हाँ या ना, सर वैलिड लग रही है, नालायक को वैलिड लग रही है, वैलिड होने के लिए मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200, 200 पार होती इनवैलिड नहीं होगी, तो आप क्या जवाब दोगे, नो सर इट इज नॉट अ वैलिड प्राइवेट कंपनी, रीजन एज मैक्सिमम शेयर होल्डर क्रॉस द लिमिट, अपनी हदें पार कर दी आपने। मैक्सिमम हद क्या है आपकी, है ना सर, हद है 200 मेंबर ले सकते हैं आप, 200 शेयर होल्डर इकट्ठे कर सकते हैं, आपने 500 कर दिए, गलत हो गया। ऊपर से देखने में क्या लग रहा है, सर इट इज नॉट अ वैलिड प्राइवेट कंपनी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब मैंने इसमें क्या लिखा, इसमें लिखा 500 में 500 इंक्लूड्स 350 शेयर होल्डर्स, 350 बहुत राज की बात है, ध्यान से समझना, 500 इंक्लूड 350 शेयर होल्डर्स डूइंग जॉब इन अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, एपीएल में जॉब कर रहे हैं, अंकुर प्राइवेट लिमिटेड में वो जॉब कर रहे हैं। अब बताओ क्या ये वैलिड प्राइवेट कंपनी हुई या नहीं हुई, सोच समझ के जवाब देंगे। सर कॉन्सेप्ट क्या कहता है प्राइवेट लिमिटेड का, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप प्राइवेट लिमिटेड के 200 मेंबर गिनेंगे, तो 200 में कौन मत गिनना, जो जॉब कर रहे हो प्लस वो एम्प्लॉय हो, जो जॉब कर रहे हो प्लस वो एम्प्लॉय है, उन्हें मत गिनना। ठीक है, अब अंकुर प्राइवेट लिमिटेड में 500 शेयर होल्डर है, जिसमें से 350 ऐसे हैं जिनके पास, है ना, जॉब है प्लस एम्प्लॉय नहीं, क्या लिखेंगे, शेयर्स, और शेयर्स, तो जिनके पास जॉब भी है उसी कंपनी में
और अंकुर प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स भी हैं। तो ये लोग इन 500 में नहीं गिने जाएंगे। तो एक्चुअल शेयर होल्डर कितने हुए? नाउ एक्चुअल शेयर होल्डर्स आर एक्चुअल शेयर होल्डर्स कितने हुए सर? नाउ एक्चुअल शेयर होल्डर इज इक्वल टू 500 टोटल, जिसमें से कौन से माइनस कर दो? वो माइनस कर दो जिनके पास जॉब भी है और शेयर्स भी हैं। कैसे कितने लोग हैं सर? 350 लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब भी है और शेयर्स भी है। 350 लोग ऐसे हैं सर जो शेयर होल्डर भी हैं, शेयर भी रखते हैं और जॉब भी करते हैं उसी कंपनी में। जिस कंपनी के शेयर है उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जिस कंपनी के शेयर है उसी कंपनी में जॉब करते हैं, उनको घटा दो। कितने बच गए नालायकों? कितने बच गए सर? बच गए मात्र 150 शेयर होल्डर्स। अब बताओ क्या ये वैलिड है कि नहीं? सर बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? प्योर शेयर होल्डर जो जॉब ना करते हो, प्योर शेयर होल्डर हो सकते हैं बिल्कुल 200, प्योर गोल्ड की तरह। यहां कितने बैठ रहे हैं? 150। तो क्या लिखोगे? यस यस सर यस, इट इज अ वैलिड प्राइवेट कंपनी। सर ये वैलिड प्राइवेट कंपनी है क्योंकि 150 ही प्योर शेयर होल्डर बचे हैं। उम्मीद है बात आपको समझ आई। क्या कहता है प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट शेयर होल्डर के बारे में? मैक्सिमम 200 में क्या करना है? तो देखो पहला पॉइंट लिखा है प्राइवेट कंपनी मिनिमम कितने होने चाहिए? 2, मैक्सिमम 200। और 200 वाली बात क्या है? 200 वाली बात यही है जो मैंने आपको भी क्वेश्चन करा है। कुछ रट्टेबाज बच्चे कह रहे हैं सर, है ना, क्वेश्चन तो हमने नोट कर लिया, क्यों ना सर रट्टेबाजी के लिए एक फॉर्मूला बना दिया जाए, मजा ही आ जाएगा। तो रट्टेबाजों के लिए है ना एक छोटा सा फॉर्मूला है ना, घोट के पी लेना, रट लेना। क्या? अगर आपको कोई बोले कि प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर निकाल के बताएं तो कैसे निकालोगे? सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या लिखोगे? टोटल शेयर होल्डर माइनस एम्प्लॉय शेयर होल्डर, टोटल शेयर होल्डर माइनस एम्प्लॉय शेयर होल्डर। हमारे क्वेश्चन में तो यही है। टोटल शेयर होल्डर बताओ, ये टोटल शेयर होल्डर 500, एम्प्लॉय शेयर होल्डर कितना? एम्प्लॉय शेयर होल्डर को माइनस कर दो 350। एम्प्लॉय शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? जो एम्प्लॉय भी है और शेयर भी रखता है। तो कितने बचे? 150। अब जो बचा, अगर वो 200 तक है, अब जो बचा वो 200 से कम है या 200 तक है, या ऐसे कह दो 200 से ज्यादा नहीं है, तो फिर वो वैलिड प्राइवेट कंपनी है। जैसे 150 है तो वैलिड प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि 150 200 से ज्यादा नहीं होते। उम्मीद है बहुत शानदार तरीके से बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब तो झटपट समझ में आ जाएगी बात, याद हो जाएगा। मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, लेकिन पब्लिक में क्या मिनिमम 7 फेरों की तरह 7 वचन निभाने हैं, है ना। सर हमारी हुई नहीं शादी अभी, तो कोई नहीं, निभा लेना, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड जो मैंने बताया। पब्लिक कंपनी में तो दुनिया भर से पैसा मांगो, मतलब मंगल ग्रह चले जाओ पैसा मांगने, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट में क्या है? जनता से पैसा मांग सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। देखो यहाँ जनता से पैसा इनवाइट नहीं कर सकते, कैन नॉट, है ना, यहाँ लिखा हमने, इट डज नॉट टेक डिपॉजिट लिखा है ना पैसा जनता से। लेकिन पब्लिक में क्या है? पब्लिक में आप जनता से पैसा मांग सकते हैं, समझ गए सर हम, यानी घर घर जाइए जनता से पैसा मांगिए। यहां आप शेयर आसानी से नहीं बेच सकते। पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफर, मैं दिखाया ना, ऐप में क्लिक करूंगा शेयर चले जाएंगे, ऐप में क्लिक करूंगा शेयर आ जाएंगे मोबाइल वॉलेट में। लेकिन प्राइवेट कंपनी होगी ना, तो प्राइवेट कंपनी में अगर आपको शेयर बेचने हैं तो पहले आपको डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा, यानी पहले आपको डायरेक्टर को ऑफर करने पड़ेंगे, ठीक है, डायरेक्टर से बातचीत करनी पड़ेगी, थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगला पॉइंट देखिए, प्राइवेट कंपनी की एक बहुत अच्छी खास बात है, जैसे कंपनी बनी, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, बिजनेस शुरू कर दो, ठीक है, लिखेंगे रजिस्ट्रेशन होते ही, जैसे पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन होता है ना, ऐसी कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होते ही क्या करो? शुरू कर दो, ठीक है। जैसे घर में मेहमान है, मम्मी ने मटर पनीर बनाया, मटर पनीर बनते ही उसमें पनीर छाटना शुरू कर देते, तुम बिल्कुल वैसे रजिस्ट्रेशन होते ही बिजनेस शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के रजिस्ट्रेशन को बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन। क्या बोला जाता है जी? इनकॉर्पोरेशन, राइट। अगला देखो क्या लिखा है, अगला लिखा है पब्लिक कंपनी में एक ड्रॉबैक है,
क्योंकि लेंथी प्रोसीजर है। पब्लिक कंपनी पता क्या लिखा है, पहले रजिस्ट्रेशन के बाद सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिर धंधा शुरू करोगे आप। ओहो भैया क्या कह दिया ये, और डिले, यानी कि 2 फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। पहले तो रजिस्ट्रेशन कराओ, इनकॉर्पोरेशन कराओ, प्लस साथ में साथ क्या लो, सर्टिफिकेट लो। ठीक है, यानी कि 1 और 2 काम होने के बाद बिजनेस शुरू करोगे, या एक ही काम होने के बाद बिजनेस शुरू हो गया। तो प्राइवेट कंपनी में ये फायदा हो जाता है। अगली बात जो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बता दी थी, बिना किसी टेंशन के, जब प्राइवेट कंपनी बनाएंगे ना लाइक हो, तो क्या वर्ड लगाना जरूरी है, प्राइवेट लिमिटेड। और पब्लिक के लिए क्या वर्ड लगाना है, ओनली लिमिटेड, यानी रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड। अगर मैं प्राइवेट कंपनी में लिखाऊंगा तो क्या बोलूंगा, अंकुर प्राइवेट लिमिटेड। लिखा ही है टाटा सन्स और वगैरह, और ये आपको है ना साफ साफ दिख ही रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, एमर्स लिमिटेड, इस तरीके से आपको सारी चीजें डिस्कस करनी है और वर्ड लगाने हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज का लेक्चर बहुत शानदार और बहुत जानदार तरीके से डिटेल में मैंने आपको बताया, मजा भी आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा सर क्या, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत शानदार है, ओपीसी, इसका नाम है वन पर्सन कंपनी। ठीक है, ये बिल्कुल पता किसकी तरह है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है जो हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर, वन मैन आर्मी। सुनना ध्यान से, सोल प्रोप्राइटर की एक खास बात जो सबसे बड़ा डिमेरिट था, अगर दुकानदार को, लाला को, है ना, बिजनेसमैन को नुकसान हुआ, जो सोल प्रोप्राइटर है, अपनी दुकान खुद चलाता है, सब कुछ जिम्मा उसके ही है, ठीक है, उसको नुकसान हुआ तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है और घर से पैसा देना पड़ता है। घर बेचकर पैसा देंगे, घर बेचकर पैसा दे, होता नहीं होता। अब सोल प्रोप्राइटर बेचारा क्या बोल रहा है, सोल प्रोप्राइटर बोल रहा है मुझे भी मजा चाहिए लिमिटेड लायबिलिटी का। सोल प्रोप्राइटर कह रहा है सर मैं भी लिमिटेड लायबिलिटी को एंजॉय करना चाहता हूं। यानी कि अगर मेरी दुकान कल को लुट जाए, याद है कांजीलाल मेहता दिखाया था मैंने तुम्हें, कांजीलाल जी कह रहे हैं कि अगर कल को भूकंप आ जाए, दुकान गिर जाए, तो घर से पैसा ना देना पड़े, घर तो बचा रहे कम से कम, सड़क पे तो ना आए। क्रेडिटर जो आए कह दूंगा भैया दुकान लुट गई है, बेकार हो गई है, क्रेडिटर के हाथ जोड़ लूंगा, मैं पैसे नहीं दे सकता, घर नहीं बेच सकता, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड है। ऐसा मजा अगर सोल प्रोप्राइटर को मिल जाए, जो कंपनी को है लिमिटेड लायबिलिटी, आप समझ चुके हैं, लिमिटेड लायबिलिटी अगर हो जाए, उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट निकाला कंपनीज एक्ट ने। किसने निकाला जी, कंपनीज एक्ट 2013 ने। कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला अब ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, यानी सोल प्रोप्राइटर भी खुद को किसका रूप दे सकता है, कंपनी का रूप दे सकता है। और सोल प्रोप्राइटर को क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एज अ ओपीसी। तो वही सोल प्रोप्राइटर में नाम क्या है, क्या लिखा है, जैसे मैं सोल प्रोप्राइटर में काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने कंपनी में तब्दील कर लिया, तो मैं अपने नाम क्या लगाऊंगा, अंकुर ओपीसी। इससे बनते ही, ओपीसी बनते ही क्या होगा, लिमिटेड लायबिलिटी का मजा आपको मिल जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी आपकी हो जाएगी, वन पर्सन कंपनी, कंपनी होगी ना, तो ओपीसी होते ही क्या होगा, लिमिटेड लायबिलिटी आपको मिलेगी और आपको घर से पैसा नहीं देना, टीवी, फ्रिज, बच्चों के गहने, बीवी बच्चों के गहने कोई बेचने की जरूरत नहीं है। यही कॉन्सेप्ट, ओपीसी क्या होता है, कैसे कैसे काम करेगा, क्या करेगा, कैसे होता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा बिना किसी टेंशन के। ठीक है, अब एक आखिरी बात, राइट, जो बहुत ही मजेदार है, लोटपोट हो जाओगे सुन के। ये बताओ भैया गीला कौन होता है, गीला सर, गीला मतलब, अरे मतलब वेट, है ना, वेट कौन होता है। तो कई बच्चे हैं सर गीला मतलब जो सूखा नहीं है वो गीला है, वाह क्या बढ़िया बात की है कि नहीं बात, ठीक है। अब मैं कहूं सूखा कौन होता है, तो आप बोलोगे सर जो गीला नहीं है वो सूखा है, जो गीला नहीं है वो सूखा है, अजीब सी बात नहीं है। तो ये कोई डेफिनेशन हुई, तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन तो बहुत बढ़िया बनाई, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इट इज अ कंपनी जो जनता से पैसा नहीं ले सकती, मैक्सिमम 200 एम्प्लॉय वगैरह नहीं गिने जाएंगे, ये बहुत बढ़िया, मजा आ गया मतलब, ठीक है ना। लेकिन जब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बनाने के लिए बारी आई, तो पब्लिक कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट ने क्या बोला, कंपनी एक्ट 2000 ने बोला एज पर कंपनी एक्ट 2013 पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, पब्लिक कंपनी लिख लेना, ये एग्जाम में भी लिख के आनी है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज
दिल थाम के बैठना दोस्तों, बहुत ही राज की बात बताने वाला हूं। विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। गीला कौन नहीं है? गीला वो नहीं है जो सूखा है, ठीक है। रसगुल्ला क्या होता है? रसगुल्ला वो गुल्ला होता है, गुल्ला गुल्ला होता है जो रस में डाल देते हैं। रसगुल्ला इज अ गुल्ला विच डिप्ड इन अ रसगुल्ला, है कि नहीं बात? यानी रसगुल्ला वो गुल्ला है जिसे चाशनी में डुबोया जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, वो कुछ कभी कभी हम किसी फिल्मों में आजकल उल्टी सीधी चीज चलती है तो हम सोचते हैं सस्ता नशा। ये भैया सस्ते नशे वाले लोगों की डेफिनेशन है। मतलब पता नहीं क्या क्या खा के डेफिनेशन बनाई है भैया, ये कोई डेफिनेशन है? मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो क्या कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया तो क्या कर दिया। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट नहीं होती। तो फिर तो जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है उसमें भी ये लिख देते, पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप, है कि नहीं बात, जो सोल प्रोप्राइटर नहीं होगा। तो सोल प्रोप्राइटर में लिख देते, सोल प्रोप्राइटर मीन्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप व्हिच इज नॉट अ पार्टनरशिप। नलायकों, क्या डेफिनेशन है? कुछ तो सोच समझ के बनाते, आता माची सटकली डेफिनेशन पढ़ने के बाद। पर मजेदार बात होता है, अच्छी बात क्या है, यही डेफिनेशन एग्जाम में लिखोगे, एज पर कंपनी एक्ट 2013 पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जैक्टली डिट्टो यही डेफिनेशन लिखी है कंपनीज एक्ट में। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये गाना गाना है, डेफिनेशन याद हो चुकी है, पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए शेयर करना ना भूलिए, बहुत ही खास लेक्चर आपके लिए था ये। ढंग से पढ़िए, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इस टॉपिक की। तो मिलूंगा मैं अगले लेक्चर में एक शानदार जानदार कहानी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक करना क्या, बस जो मैंने समझा है रिग्रेट नहीं करना है, अफसोस नहीं करना है, उसके लिए सिर्फ पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और मुझे दुआओं में याद रखना है।